गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपने राजनीति विज्ञान का पाठ 5 न्यायपालिका। पहले वाले वीडियो में हमने न्यायपालिका के बारे में जाना कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है सरकार का तीसरा अंग है और उसका गठन कैसे होता है? 3 स्तर पर गठन है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ये भी बताया था मैंने आपको। और न्यायपालिका के कार्य भी हमने पढ़ लिए थे, यानी न्यायपालिका की भूमिका, कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है और उसके कार्य क्या है। जैसे ये पढ़े थे ना अपन ने, ये आपको होमवर्क भी दिया था मैंने, ये एचडब्ल्यू में करना आपको न्यायपालिका के कार्य। सबसे पहला कार्य विवादों का निपटारा करना, दूसरा है न्यायिक समीक्षा करना। न्यायिक समीक्षा यानी संसद द्वारा बनाया हुआ कानून अगर न्यायपालिका को असंवैधानिक लगता है या नागरिकों के हित में नहीं होता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द भी कर सकती है। यह है न्यायिक सुरक्षा। और संविधान की रक्षा करना तीसरा कार्य, संविधान की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, ये न्यायपालिका के कार्य या भूमिका है। ये सर्वोच्च न्यायालय का चित्र हमने देखा था, जो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश गणतंत्र हुआ और इसी दिन जो है ये सर्वोच्च न्यायालय लागू हुआ था, हमारा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उससे पहले कोलकाता में था हमारा न्यायालय। अब देखो, इसको देखो थोड़ा कि अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। देखो ये विवादों की किस्म है, हमने पढ़ा ना। पहला विवादों का निपटारा, तो मतलब देश में नागरिकों के बीच कोई विवाद हो जाता है उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। नागरिक और सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है उसका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है वो भी न्यायपालिका जो है उसका निपटारा करती है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है उसका निपटारा भी न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में कौन से विवाद का किस स्तर पर फैसला होता है वो हम देखेंगे। तो देखो, जैसे दो नागरिकों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसका अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय में ही हो जाता है फैसला। दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। इस प्रकार से तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहला, विवादों की किस्म है। पहला है केंद्र और राज्य के बीच विवाद। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो गया तो वो कहा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ये यहाँ पर आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही बात होती है, यहाँ लिखो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, यहाँ लिख लो। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। सर्वोच्च सबसे ऊंचा, उच्चतम यानी भी सबसे ऊपरी स्तर का, सबसे ऊंचा। दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है वो भी उच्चतम न्यायालय में जाता है या सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। दो नागरिकों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये अधीनस्थ न्यायालय लिखो आप, पहले वो अधीनस्थ न्यायालय में ही जाएगा, उनके क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ, अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें। ठीक है, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय में। वो भी कहाँ जाएंगे? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही है। तो ये सारणी भर लो आप अपनी किताब में। यहाँ लिखो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ भी लिखो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ लिखो जिला अदालतें या अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च या उच्चतम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आज हम ये पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। हमने पढ़ा था ना पाठ की शुरुआत में कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो वैसे साधारण शब्दों में यह है कि सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तो घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन न्यायपालिका जो तीसरा अंग है वो स्वतंत्र रखा गया है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से उसका कोई संबंध नहीं है। और ऐसा क्यों करा रखा गया है हमारे संविधान के अनुसार? कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय कर सके, किसी का दबाव इस पर ना रहे। इस पर किस पर? न्यायपालिका पर। तो देखो, किताब खोल लो आप भी, टॉपिक निकालो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, ये देखेंगे इस टॉपिक में हम। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था, क्या हमारे देश में हटा सकते हैं नेता न्यायाधीश को पद से? नहीं, नहीं हटा सकते हमारे देश में।
मान लो कि आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश को डर रहता है कि ये मेरा यहाँ से तबादला यानी ट्रांसफर कर देगा, पता नहीं कहाँ ले जाकर फेंकेगा। इसलिए वो जो है फैसला किसके पक्ष में देगा? उस नेता के पक्ष में ही। उदाहरण देके समझाया गया है कि मान लो कोई नेता है और आपकी जमीन हड़प ली उसने। अब आपने उस पर केस किया न्यायालय में, कोर्ट में, कोर्ट कहते हैं ना इंग्लिश में न्यायालय को, केस किया। तो वो जो है अगर स्वतंत्र नहीं होती न्यायपालिका तो वो न्यायाधीश चाहे गलत ही हो उस नेता के पक्ष में ही फैसला देता। क्यों? क्योंकि ऐसे में अगर स्वतंत्र नहीं होती तो वो नेता उसका तबादला भी कर सकता था, इसलिए, या उसको न्यायाधीश के पद से हटा भी सकता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं कर सकते नेता। देखो आगे, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। डर के मारे क्या करता, ने चाहे गलत भी है तो भी न्यायाधीश नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाता। तो आप अपनी जमीन हड़पी है नेता ने तो हमें तो न्याय ही नहीं मिला ना, अगर हम ऐसी व्यवस्था में रहते तो। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था में नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे, हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। वैसे हम सुनते ही हैं ऐसे किस्से खूब कि ताकतवर लोग और पैसे वाले लोग जो होते हैं वो फैसला जो है अपने पक्ष में ले लेते हैं, ऐसे उदाहरण खूब है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान इस बात में के लिए जो है इस दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता, जिसको अपन जेक चेक कहते हैं ना, जेक चेक। भाई कोई भी पैसा देकर अपना फैसला न्यायाधीश को खरीद लेता है, फैसला बदलवा लेता है, अपने पक्ष में ले लेता है, या जेक यानी बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश लगा देता है तो न्यायाधीश उसके पक्ष में फैसला दे देता है। इस तरह के उदाहरण हो जाते हैं, लेकिन ये कानून के समक्ष जो है गलत है, संविधान के अनुसार ये गलत है। संविधान इस दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी है, वो जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला करें। देखो आगे, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। आप यहाँ तक लिखोगे हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है कि न्यायपालिका जो किसी नेता या धन के लोभ में आकर जो है गलत फैसला न सुनाए। अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे प्रश्न भी बनेगा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है या हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। उसका यही उत्तर है सबका कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है जिससे कि वो निष्पक्ष फैसला कर सके। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा, और ये जो इसको स्वतंत्र रखा गया है न्यायपालिका को, उसका पहला पहलू क्या है? शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों का बंटवारा यानी हमारी सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान के अनुसार तीनों को अपनी अपनी शक्तियां दे रखी है, और न्यायपालिका को अधिकार है और शक्तियां हैं कि वो व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका है उसके नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, और ये व्यवस्था हमारे संविधान में कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो सरकार के 2 पहले अंग है वो सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अदालतें जो हमारे अदालतें हैं, न्यायालय हैं, वह सरकार के अधीन नहीं है और न ही वह सरकार की ओर से काम करती है। ये स्वयं एक सरकार है, सरकार का अंग है तीसरा। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए शक्तियों का बंटवारा किसमें किया? तीनों अंगों में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल
न हो, इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। जो शक्तियों का बंटवारा किया है, इसको दुरुस्त रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इनको जो है सरकार द्वारा हटाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। एक विशेष प्रक्रिया होती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, विशेष प्रक्रिया हमारे संविधान में है जिसे महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। उसका वो बहुत लंबी है। और उच्चतम न्याय अभी तक तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया, चालू हो गया था एक दो इन पे मुख्य न्यायाधीशों पे, लेकिन साबित नहीं हुआ। आगे देखो, इसलिए उनको किसी नेता द्वारा जो है पद से हटाने या तबादला करने का डर नहीं रहता है न्यायाधीशों को। न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। ये स्वतंत्रता जो न्यायपालिका की है वो अदालतों को भारी ताकत देती है, जिससे वो निष्पक्ष फैसले कर सकती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। विधायिका और कार्यपालिका भी अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो न्यायपालिका उन पर भी नियंत्रण रख सकती है। संसद द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के विरुद्ध हो कानून और या नागरिकों के हित में नहीं हो तो इस प्रकार न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर भी नियंत्रण रखती है, उनको शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। देखो, ये न्यायपालिका के ये भी कार्य ही होंगे, आपके अंडरलाइन कर लो। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है, पहला नंबर डाल लो। दूसरा, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार, तो उसकी रक्षा करती है। हमने पढ़ा था ना कार्यों में, तीसरा कार्य था उसका, निभाती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। हमारे भारत में किसी भी नागरिक को अगर ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। अब देखो, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, ये तो आपने पढ़ लिया कि न्यायपालिका हमारी कैसी है, स्वतंत्र क्यों होती है, और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना क्यों आवश्यक है, समझ आ गया आपके। अब देखो, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। अदालतों की संरचना कैसी है ये मैंने आपको बताया है था कि ये सा त्रिकोण सा बना हुआ, 3 स्तर की अदालतें होती है, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और इनके अपने अलग अलग अधिकार होते हैं। देखो, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हैं, ये याद रखना आपको। कितने स्तर की अदालतें हमारे देश में? 3 अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर, अंडरलाइन करते जाओ, निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें हैं। सबसे ऊपरी स्तर स्तर पर केवल एक अदालत है, ये ध्यान रखोगे। निचले स्तर पर जो अधीनस्थ जिला अदालतें, जिले तो बहुत सारे हैं ना देश में, तो बहुत सारी अदालतें हैं, जिला अदालतें या अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहते हैं। और उच्च स्तर पर एक ही न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ये त्रिकोण सा बना हुआ है, इसमें देखो आप, और ये त्रिकोण भी इसीलिए ही बनाया गया है, ये इस तरह की संरचना बनाई गई है ना। तो जैसे ये है, ये इसका ये चौड़ा लग रहा है आपको, बहुत बड़ा भाग है, यानी बहुत सारी अदालतें हैं यहाँ। इससे थोड़ा कम ये है, तो ये उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, तो ये इससे थोड़े कम है, और इसका भाग थोड़ा ही है, तो ये तो सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लिए। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है, जो कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है वे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। अधिकांश केस जो है पहले कहाँ जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में, लोग वहीं पर जो है अपनी फरियाद करते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कहा गया है, बताया जा रहा है, जो बहुत सारी होती है अधीनस्थ न्यायालय, इनके बारे में वर्णन है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के
मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का, यहाँ तक है ये जिला अदालतों का वर्णन, यहाँ तक प्रत्येक जिले में होती है। तहसील स्तर भी पर भी हो सकती है। जिला न्यायालय तो है ही, तहसील स्तर पर भी हो सकती है, किसी बड़े शहर में भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा संख्या किस स्तर की अदालतों की है हमारे देश में? जिला स्तर की अदालतों की, क्योंकि जिले बहुत सारे हैं। जिलों से कम क्या है? राज्य है। और देश तो हमारा एक ही है, तो उसकी एक ही न्यायपालिका है। अब अगला देखो, प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय। के न्यायालय को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। जिला के न्यायालय को क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। वह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत है। जैसे हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का भी एक उच्च न्यायालय है, जो कहाँ है? जोधपुर में। ये याद रखोगे आप। और उसकी एक ब्रांच यानी एक शाखा जयपुर में भी है। तो ये ध्यान रख लोगे, राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। आपको यही ध्यान रखना है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। ये अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। जिला अदालतें भी राज्य में ही होती है, लेकिन राज्य की सबसे ऊंची अदालत उच्च न्यायालय। ये अपने, आगे देखो, उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय से ऊपर क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। ये देश की कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो नई दिल्ली में स्थित है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। अंडरलाइन कर लो इन पे। देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वे जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो सर्वमान्य होते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। और जो केस जाते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में जाते हैं। मान लो अधीनस्थ न्यायालय में कोई संतुष्ट नहीं हुआ, कोई भी जो है, वादी जो है, दो वादी होते हैं इसमें, जो विवाद का जो करवाते हैं ना, केस दर्ज करवाते हैं, उसमें दो पक्ष होते हैं। उनमें से मान लो एक पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो उच्च न्यायालय में चला जाता है। वहां भी संतुष्ट नहीं होता है, मान लो कोई सा भी पक्ष नहीं हो सकता है, फैसला बदल भी सकता है उच्च न्यायालय, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया, वो सब मानना ही पड़ता है। उसके वापस अपील नहीं हो सकती है। अपीलीय न्यायालय, वो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं हो सकती। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास जा सकता है वादी। तो आप ये ध्यान रखोगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को क्या करने होते हैं? मानने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 स्तर की जो अदालतें हैं, उन तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। निचले स्तर की अदालत को अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें कहते हैं, और राज्य की अदालतों को उच्च न्यायालय कहते हैं, और देश का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अब देखो आगे, इसमें भी शंकु बनाकर आपको ये समझा रखा है। यही इसमें आपको मैंने पहले बताया था, आप भर लो इसमें। यहाँ लिखो आप अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें। ठीक है। यहाँ लिखो आप उच्च न्यायालय, और यहाँ लिखो आप सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो यहाँ लिखो, इधर तो लिख लो ऐसे, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अब इधर लिखो, अधीनस्थ न्यायालय कहाँ होते हैं? जिले में। उच्च न्यायालय कहाँ होते हैं? राज्य में। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होता है? देश का होता है, एक ही। ठीक है। किताब में पढ़ लो, कॉपी में भी बनाना है। और ये ऊपर दिया गया जो वर्णन अभी हमने पढ़ा, अलग अलग हेडिंग डालकर आपको ये हेडिंग डालना, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। उत्तर, भारत में अदालतों की संरचना 3 स्तर पर होती है। फिर अलग अलग हेडिंग डालो। पहला सर्वोच्च न्यायालय, उसका वर्णन लिखो। फिर उच्च न्यायालय, उसका वर्णन लिखो। फिर अधीनस्थ न्यायालय, उसका वर्णन। अलग अलग हेडिंग डालकर इसमें से करना है, ये जो पूरा पढ़ा ना पन्ने पैराग्राफ, उसमें से। ठीक है। ये देखो, अब ये शंकु बना ही लोगे आप।
निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्र को भरिए, तो भरना मैंने बता दिया आपको। अब आगे देखो, ये चित्र में देखो आप, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 कोलकाता में की गई। 1862, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ही अदालतें स्थापित हो गई थी हमारे यहाँ। तो देखो, अंडरलाइन कर लो इस पे। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। हमने पढ़ा था कोलकाता, बम्बई और मद्रास जो है अंग्रेजों की प्रेसिडेंसिया थी जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। तो इन तीनों जगह पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, इस पे भी अंडरलाइन कर लो। ब्रिटिश काल में प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे? कोलकाता, बम्बई और मद्रास, जहाँ से अंग्रेज शासन करते थे हमारे देश पे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। दिल्ली का उच्च न्यायालय कब बना? 1966 में। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। ये सारा आप कॉपी में लिखोगे और याद करोगे बेटा। HW है आपका ये। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। ठीक है, 25 ये उच्च न्यायालय। हमारे यहाँ पर राज्य जो है 28 है, लेकिन जैसे कुछ राज्यों को मिलाकर एक ही उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा का एक उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का उच्च न्यायालय, और उधर जो पूर्वोत्तर देश है हमारे असम, नागालैंड वगैरह, उनको आप भी पहले तो 7 बहने हैं ना उधर, उनका एक ही था गुवाहाटी में, लेकिन अब उनके भी अलग अलग हो गए हैं। 2-2 राज्यों, कहीं 2 है कहीं 3 राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय है। 3 हो गए अब उन 7 में। ठीक है, आगे देखो। तो ये पूरा आपको अलग अलग लाइनों में लिख के याद करना है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय है। हैदराबाद इनका तो अलग अलग है भाई। तेलंगाना और हैदराबाद का 2019 में अलग अलग उच्च न्यायालय बना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ यानी बेंच भी है। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, लेकिन उसकी एक बेंच शाखा जयपुर में भी है। इस तरह से उच्च न्यायालय स्थापित है। तो ये याद रखोगे कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। ये मद्रास उच्च न्यायालय की तस्वीर है। देखो आगे, क्या विभिन्न स्तरों की यह अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी हाँ, यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बताया था मैंने कि अधीनस्थ न्यायालय से मामला उच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, और ये एक दूसरे से जो है मांग भी सकते हैं वो केस। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी है? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर, जिसका निर्णय सबको मानना होता है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, और इसी को अपील करना कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। अपील करना किसको कहते हैं? मान लो निचले स्तर की अदालत ने फैसला दिया, 2 वादी होते हैं उसमें न्यायालय में, उसको फैसला दिया और एक पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है, तो उससे ऊपरी अदालत में वो, जैसे अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उसको निचली अदालत से मामला उच्च स्तर की अदालत में जाए, उसको क्या कहते हैं? अपील करना कहते हैं। प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर उच्च न्यायालय के फैसले से भी मान लो संतुष्ट नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ये नहीं कि वो वापस नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। ये राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। देखो, एक उदाहरण देकर बताया गया है कि किस तरह से जो है कोई भी मामला होता है अधीनस्थ न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है।
इसमें। ठीक है, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे बेटा, उदाहरण को, कि कैसे एक मामला अपील करके आगे बढ़ता है।